नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसका सवाल ही बड़ा दिलचस्प है। क्या आप अपनी जिंदगी को एक प्रोडक्ट की तरह डिजाइन कर सकते हैं? किताब का नाम है डिजाइनिंग योर लाइफ और इसके लेखक हैं बिल बर्नेट और डेव इवांस। हाँ, और ये कोई आम सेल्फ हेल्प गुरु नहीं है। ये असल में डिजाइन की दुनिया से आते हैं। बिल्कुल। बिल बर्नेट मतलब वो एप्पल के शुरुआती डिजाइनरों में से थे। उन्होंने पावर बुक और आईमैक पर काम किया है। सोचिए जरा। और डेव इवांस एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स मतलब ईए गेम्स के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सही। तो मतलब टेक्नोलॉजी और डिजाइन दोनों का अनुभव है। हाँ, और ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बेहद मशहूर क्लास पढ़ाते हैं, लाइफ डिजाइन लैब। ये किताब एक तरह से उसी क्लास पर आधारित है। और ये किताब उन सभी के लिए है जो कभी ना कभी अपनी जिंदगी या करियर में फंसा हुआ महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि आगे क्या, इसका जवाब ही नहीं मिल रहा। सही बात है। और ये एहसास बहुत आम है। बहुत ज्यादा। सर्वे दिखाते हैं कि अमेरिका में लगभग 2/3 कर्मचारी अपने काम से खुश नहीं है। 2/3? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और करीब 15% तो अपने काम से साफ साफ नफरत करते हैं। किताब में कहानी है जेनीन की। वो एक सफल वकील थी जिसके पास सब कुछ था, शानदार करियर, अच्छी शादी, फिर भी वो रात में रोती थी। या फिर एलिस की कहानी है जिसने टस्कनी जैसा इटालियन डेली खोलने का अपना सपना पूरा किया। वाह, ये तो ड्रीम जॉब लगती है। लेकिन दुकान चलाने के जो रोजमर्रा के काम थे, जैसे स्टाफ को संभालना या हिसाब किताब रखना, उससे उसे नफरत हो गई। अच्छा, तो मतलब सपने को हकीकत में बदलने की जो प्रक्रिया है वो पसंद नहीं आई। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि इतने सारे काबिल लोग एक ऐसे करियर में कैसे फंस जाते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते। और ये किताब इसी का एक तरह से नक्शा देती है। इसका सबसे बड़ा आइडिया ये है कि आपकी जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है। सही कहा, ये कोई गणित का सवाल नहीं है। हाँ, बल्कि एक अनुभव है, एक एडवेंचर है जिसे डिजाइन करना है। और यहीं से किताब का जो मूल सिद्धांत है वो शुरू होता है। डिजाइन थिंकिंग को अपनी जिंदगी पर लागू करना। डिजाइन थिंकिंग तो हम सुनते आए हैं कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने का एक तरीका है। हाँ, एक इनोवेशन मेथोडोलॉजी है। हाँ, लेकिन लेखकों का मानना है कि सबसे दिलचस्प, सबसे कॉम्प्लेक्स डिजाइन प्रॉब्लम तो हमारी अपनी जिंदगी है। ये उस सोच को भी चुनौती देती है कि हमारे लिए बस एक ही सही रास्ता या एक ही पैशन बना है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। सच तो ये है कि आपके कई शानदार संस्करण हो सकते हैं, और ये किताब आपको उन संभावनाओं को खोजने और फिर उन्हें आजमाने में मदद करती है। और इसे करने के लिए किताब 5 खास डिजाइनर माइंडसेट या कहिए मानसिकताएं अपनाने को कहती है। अच्छा, वो कौन सी हैं? पहला है जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी, बच्चों की तरह हर चीज में दिलचस्पी लेना, सवाल पूछना। ठीक है। दूसरा है एक्शन पर जोर, बायस टुवर्ड एक्शन, मतलब सिर्फ सोचते मत रहो, कुछ करके देखो, चीजों को आजमाओ। प्लान बनाने से ज्यादा प्रोटोटाइप बनाने पर जोर। बिल्कुल। तीसरा है रीफ्रेमिंग, यानी किसी भी समस्या को एक नए नजरिए से देखना। चौथा है जागरूकता, अवेयरनेस, ये समझना कि जिंदगी एक प्रक्रिया है और इस पर भरोसा करना। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है कट्टर सहयोग, रेडिकल कोलैबोरेशन, मतलब मदद मांगने से न हिचकिचाना, क्योंकि जिंदगी कोई सोलो स्पॉट नहीं है, ये एक टीम स्पॉट है। ये 5 मानसिकताएं सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर असल जिंदगी में इन्हें अपनाना मुश्किल हो सकता है। आपके हिसाब से इनमें से कौन सी एक है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं और उसका क्या असर होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला माइंडसेट है रीफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग क्यों? क्योंकि लोग अक्सर अपनी समस्याओं में इस कदर फंस जाते हैं कि वे उसे किसी और नजरिए से देख ही नहीं पाते। वो मान लेते हैं कि मैं अपनी नौकरी में फंस गया हूं, एक सच्चाई है। हाँ, एक फैक्ट की तरह। बिल्कुल, जबकि ये सिर्फ एक दृष्टिकोण है, एक फ्रेम है। रीफ्रेमिंग हमें ये कहने की ताकत देती है, अच्छा, मेरी नौकरी का ये हिस्सा काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। अगर आप रीफ्रेम नहीं कर सकते तो आप कभी एक्शन लेने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, और नहीं आप दूसरों से सही तरह की मदद मांग पाएंगे। एग्जैक्टली। ये बाकी चारों माइंडसेट का एक तरह से दरवाजा खोलता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और यहीं से किताब हमें उन धारणाओं को तोड़ने के लिए कहती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं,
वो उन्हें भ्रामक धारणाएं या डिसफंक्शनल बिलीफ्स कहते हैं। हाँ, और सबसे पहली और सबसे बड़ी भ्रामक धारणा है अपना पैशन खोजो। लेकिन अपना पैशन खोजो, ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जी। ये इतनी पॉपुलर क्यों है अगर ये ज्यादातर लोगों के लिए काम ही नहीं करती? इसमें क्या गलत है? हाँ, और ये बहुत बड़ी समस्या है। ये सलाह इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये सुनने में बहुत रोमांटिक लगती है कि कहीं एक जादुई चीज है आपका पैशन जो बस आपके मिलने का इंतजार कर रही है। हाँ। लेकिन रिसर्च बताती है कि 20% से भी कम लोगों के पास जीवन में कोई एक पहचानने योग्य पैशन होता है। सिर्फ 20%? हाँ। बाकी 80% लोगों की कई चीजों में दिलचस्पी होती है। तो ये मानना कि हर किसी के पास एक पैशन होना ही चाहिए 10 में से 8 लोगों को ये महसूस कराता है कि उनमें कोई कमी है, कि मुझ में ही कोई गड़बड़ है। बिल्कुल। हाँ। ये आपके जीवन को डिजाइन करने का एक बहुत ही खराब शुरुआती बिंदु है। पैशन अक्सर कुछ करने के बाद आता है, पहले नहीं। और दूसरी भ्रामक धारणा भी उतनी ही आम है, तुम्हें अब तक पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, अगर नहीं तो तुम लेट हो। ये सुनकर तो वैसे ही घबराहट होने लगती है। बिल्कुल। लेट किसके लिए लेट? जिंदगी कोई ट्रेन नहीं है जो छूट जाएगी। ये धारणा बेवजह का दबाव बनाती है। और तीसरी जो सबसे खतरनाक हो सकती है वो है, क्या आप अपने सबसे अच्छे संस्करण मतलब बेस्ट वर्जन बन रहे हैं? ओ, ये तो सोशल मीडिया पर हर जगह है। हर जगह। और ये सोच खतरनाक है क्योंकि ये मानती है कि केवल एक ही सर्वश्रेष्ठ जीवन मौजूद है और अगर आप उस तक नहीं पहुंच रहे तो आप नाकाम हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आपकी कई अच्छे और खुशहाल संस्करण हो सकते हैं। लेखकों का रीफ्रेम बहुत अच्छा है। अप्राप्य सर्वश्रेष्ठ सभी उपलब्ध बेहतरों का दुश्मन है। यानी परफेक्ट की तलाश में जो अच्छा हो सकता है उसे भी खो देना। बिल्कुल सही। चीज नहीं है तो फिर इंसान दिशा कैसे तय करे? बिना लक्ष्य के तो कहीं भी नहीं पहुंच सकते। किताब इसका क्या हल बताती है? इसका हल है अपना कंपास बनाना। कंपास? हाँ, सार्थकता तब महसूस होती है जब आप जो है हु यू आर, जो मानते हैं व्हाट यू बिलीव और जो करते हैं व्हाट यू डू, इन तीनों के बीच एक तालमेल हो, एक कहानी हो। ठीक है। इसके लिए किताब 2 चीजें लिखने को कहती है, एक वर्क व्यू और एक लाइफ व्यू। वर्क व्यू और लाइफ व्यू, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या ये कोई मिशन स्टेटमेंट लिखने जैसा है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा व्यक्तिगत है। वर्क व्यू लगभग 250 शब्दों का एक लेख है कि आपके लिए काम का मतलब क्या है। मतलब काम क्यों करना है? हाँ, पैसा कमाना, दुनिया में योगदान देना, कुछ नया सीखना, समाज में एक जगह बनाना। ये किसी नौकरी के बारे में नहीं, बल्कि काम करने की वजह के बारे में है। अच्छा, और लाइफ व्यू? और लाइफ व्यू जीवन के अर्थ पर आपका निजी दृष्टिकोण है। आप यहाँ क्यों हैं, दुनिया कैसे काम करती है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत। जब आप इन दोनों को लिखते हैं तो आप देख पाते हैं कि आपका काम आपकी जिंदगी के बड़े मकसद से मेल खाता है या नहीं। यही आपका ट्रू नॉर्थ या कंपस है जो मुश्किल फैसलों में आपका मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो हमने अपनी सोच बदल ली, अपना कंपास भी बना लिया, पर कई बार ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी दीवार से टकरा रहे हैं जिसे हम तोड़ ही नहीं सकते। वो कोई ऐसी समस्या नहीं होती जिसे हम सुलझा सकें, वो बस एक सच्चाई होती है। क्या किताब ऐसी बाधाओं के बारे में बात करती है? हाँ, और ये बहुत जरूरी हिस्सा है। किताब इन्हें गुरुत्वाकर्षण समस्याएं या ग्रेविटी प्रॉब्लम्स कहती है। गुरुत्वाकर्षण समस्याएं? हाँ, मतलब ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसे आप सचमुच बदल नहीं सकते, ठीक वैसे ही जैसे आप गुरुत्वाकर्षण को बंद नहीं कर सकते। कोई उदाहरण? जैसे इस पारिवारिक कंपनी में अगर आप परिवार का हिस्सा नहीं हैं, तो आप कभी अध्यक्ष नहीं बन सकते। ये एक सच्चाई है। या मैं एक कवि बनना चाहता हूँ, लेकिन न्यूयॉर्क शहर में कविता लिखकर अमीर बनना लगभग असंभव है। तो ऐसी समस्याओं का क्या करें, बस हार मान लें? नहीं, हार मानना नहीं, स्वीकार करना। ये बहुत बड़ा फर्क है। आप उस समस्या को हल नहीं कर सकते जिसे आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। गुरुत्वाकर्षण से लड़ने का कोई फायदा नहीं, आप हमेशा हारेंगे। एकमात्र उपाय है उसे स्वीकार करना और फिर एक नया कार्रवाई करने लायक सवाल पूछना। अच्छा, मतलब सवाल को रीफ्रेम करना। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि मैं गुरुत्वाकर्षण को कैसे बंद करूं। सवाल ये है, गुरुत्वाकर्षण को देखते हुए मैं उड़ने के लिए क्या बना सकता हूं। तो आप एक हवाई जहाज डिजाइन करते हैं? एग्जैक्टली इसी तरह ये देखते हुए कि मैं इस कंपनी का अध्यक्ष नहीं बन सकता,
मैं यहाँ रहते हुए अपने करियर को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ, या ये देखते हुए कि मैं कविता से अमीर नहीं बन सकता, मैं अपनी जिंदगी कैसे डिजाइन करूँ ताकि मैं कविता भी लिख सकूं और अपने बिल भी भर सकूं। सही बात है। स्वीकार करने के बाद ही रचनात्मकता शुरू होती है। हाँ, वहीं से रास्ता खुलता है। तो अब हमने अपनी सोच बदल ली, कंपास बना लिया और उन समस्याओं को भी पहचान लिया जिन्हें हम बदल नहीं सकते। अब आता है वो हिस्सा जहां शायद सबसे ज्यादा मजा है। किताब कहती है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई भविष्य की योजनाएं बनाओ। हाँ, इसे वे ऑडिसी प्लान्स। ऑडिसी प्लान। विचार ये है कि आपके अंदर एक से ज्यादा जीवन छिपे हुए हैं, तो सिर्फ एक ही योजना क्यों बनाना, हमेशा 3 अलग-अलग 5 साला योजनाएं बनाएं। 3 योजनाएं, ये तो दिलचस्प है। कौन कौन सी 3? प्लान 1 है आपका वर्तमान जीवन, यानी आप जो अभी कर रहे हैं उसी को अगले 5 साल तक करते रहें, लेकिन उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसकी योजना। ठीक है, ये तो समझ आता है। प्लान 2 है वह जीवन जो आप तब जिएंगे जब प्लान 1 अचानक खत्म हो जाए। मतलब एक बैकअप प्लान। हाँ, मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री को एआई ने बदल दिया या आपकी कंपनी बंद हो गई, अब आप क्या करेंगे? और तीसरा, वो सबसे मजेदार लगता है। वो है प्लान 3, आपका वाइल्ड कार्ड प्लान। अगर पैसे और लोगों की राय की कोई चिंता ना हो तो आप क्या करेंगे? कुछ भी? कुछ भी। बिलीज में एक बार खोलना, अंटार्कटिका में पेंगुइन का अध्ययन करना, एक फूड ब्लॉगर बनना, चाहे वो कितना भी अजीब लगे। ये अभ्यास तो सच में आजाद महसूस कराता होगा। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग अपने प्लान 3 के बारे में सोचकर ही मुस्कुरा देंगे। बिल्कुल। और जब लोग ये करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके तीनों समानांतर जीवन काफी दिलचस्प हो सकते हैं। अक्सर प्लान 2 और 3 में वो शौक या इच्छाएं सामने आती हैं जिन्हें वे जिंदगी की भाग दौड़ में भूल चुके होते हैं। अच्छा। फिर वे उन चीजों के कुछ हिस्सों को अपने प्लान 1 में शामिल करके उसे और भी बेहतर और मजेदार बना लेते हैं। वाह। और इन योजनाओं को बनाने में मदद के लिए किताब कुछ बताती है। हाँ, वो गुड टाइम जर्नल रखने का सुझाव देती है। इसमें आप रोज लिखते हैं कि दिन में कब आपको सबसे ज्यादा ऊर्जावान, मतलब एनर्जाइज्ड, और व्यस्त, मतलब एंगेज्ड महसूस हुआ। ये आपको बताता है कि आपको असल में क्या करना पसंद है, ना कि जो आपको लगता है कि आपको पसंद करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ओडिसी प्लान से कुछ बहुत ही रोमांचक विचार आ गए हैं, लेकिन इनमें से किसी एक पर सीधे कूद जाना तो बहुत डरावना हो सकता है। मतलब आप अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़ के बेलीज में बारटेंडर बनने तो नहीं जा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इन विचारों को परखने का क्या तरीका है? यहीं पर डिजाइनर का सबसे शक्तिशाली टूल काम आता है, प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग का मतलब है भविष्य पर धीरे धीरे और कम जोखिम के साथ आगे बढ़ना। ये सिर्फ सोचने के बजाय करके सीखने का एक तरीका है। जीवन को प्रोटोटाइप करने के 2 मुख्य तरीके हैं। और वो क्या है? पहला है प्रोटोटाइप बातचीत, प्रोटोटाइप कॉन्वर्सेशंस। मतलब लोगों से बात करना। हाँ, उन लोगों से बात करें जो पहले से ही वो जीवन जी रहे हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी है। उनसे उनकी कहानी पूछें। अगर आपको लगता है कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो किसी ग्राफिक डिजाइनर को कॉफी पर बुलाएं। उनसे पूछें कि उनके दिन का सबसे अच्छा और सबसे बुरा हिस्सा क्या होता है। लोग अपनी कहानी बताना पसंद करते हैं और ये बातचीत आपको किसी भी ऑनलाइन रिसर्च से ज्यादा गहरी जानकारी देगी। और दूसरा तरीका? दूसरा है प्रोटोटाइप अनुभव, प्रोटोटाइप एक्सपीरियंसेस। उस जीवन का एक छोटा सा वास्तविक अनुभव लेना। अच्छा, जैसे इंटर्नशिप? हाँ, या उससे भी छोटा कुछ। किताब में एक सफल टेक एग्जीक्यूटिव की कहानी है जो शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहती थी। उसने नौकरी छोड़ने के बजाय स्टैनफोर्ड में कुछ क्लास में जाकर बैठने का अनुभव किया। बस क्लास में जाकर बैठना? हाँ, उसने देखा कि उसे विषय पसंद आया और छात्र भी दिलचस्प थे। ये एक छोटा, कम जोखिम वाला अनुभव था जिसने उसकी धारणाओं को परखा। डेली की मालिक एलिस को यही करना चाहिए था, अपना सपना पूरा करने से पहले किसी और की डेली में कुछ हफ्ते काम करके देखना चाहिए था। सही बात है। तो अब हमारे पास कई विचार हैं, हमने उन्हें प्रोटोटाइप भी कर लिया है, लेकिन आखिर में फैसला तो लेना ही पड़ता है। जब आपके पास कई अच्छे विकल्प हों तो सही चुनाव कैसे करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उलझन हो सकती है। हाँ, और किताब इसके लिए एक बहुत ही व्यवहारिक 4 चरणीय प्रक्रिया बताती है। पहला, विकल्प इकट्ठा करें और बनाएं। दूसरा, उन्हें एक छोटी सूची तक सीमित करें। तीसरा, चुनाव करें। और चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें, आगे बढ़ें है।
मशहूर जैम स्टडी से पता चलता है कि बहुत सारे विकल्प हमें पंगु बना देते हैं। जैम स्टडी? हाँ, जब दुकान में 24 तरह के जैम थे तो ज्यादा लोग रुके, लेकिन सिर्फ 3% ने खरीदा। जब सिर्फ 6 जैम थे तो कम लोग रुके, लेकिन 30% ने खरीदा। अरे वाह! बहुत ज्यादा विकल्प हमें विश्लेषण पक्षाघात मतलब एनालिसिस पैरालिसिस में डाल देते हैं। इसलिए अपनी सूची को 5-7 विकल्पों तक सीमित करना बेहतर है। और चुनाव करने के बारे में किताब क्या कहती है? क्या ये सिर्फ तर्क और बुद्धि का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, और ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। चुनाव सिर्फ तर्क से नहीं किया जा सकता। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज मतलब गट फीलिंग को भी सुनना होगा। हमारे मस्तिष्क का एक हिस्सा है बेसल गैंग्लिया, जो हमारे भावनात्मक और पिछले अनुभवों को सारांशित करता है और हमें शारीरिक संवेदनाओं के माध्यम से संकेत देता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक तरह का डेटा है। तो अपनी बुद्धि, दिल और अंतरात्मा तीनों को सुने। और आखिरी कदम, आगे बढ़ना। ये इतना मुश्किल क्यों होता है? हम हमेशा सोचते रहते हैं, क्या होता अगर मैंने वो दूसरा विकल्प चुना होता? ये इंसानी फितरत है, लेकिन हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक डैन गिलबर्ट का एक बहुत ही दिलचस्प शोध है। वो दिखाता है कि जो लोग अपने निर्णय को बदल सकते हैं, वे अपने चुनाव से कम खुश होते हैं। ये तो उल्टा लगता है ना? जिन लोगों का निर्णय अंतिम और अपरिवर्तनीय होता है, वे अपने चुनाव से प्यार करने लगते हैं। हमारा दिमाग हमारे द्वारा लिए गए फैसलों को सही ठहराने और पसंद करने में बहुत माहिर है। अच्छा, लेकिन तभी जब उसे पता हो कि अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जब आप कोई निर्णय लें तो उस पर टिके रहें। प्रतिवर्ती निर्णय मतलब रिवर्सिबल डिसीजंस खुशी को कम करते हैं। वाह, इसमें तो सच में सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर कोई सुन रहा है और प्रेरित महसूस कर रहा है, तो वे इस हफ्ते अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं? 4 बहुत ही सरल चीजें की जा सकती हैं। पहला, एक गुड टाइम जर्नल शुरू करें। बस हर दिन कुछ मिनट निकालकर ये लिखें कि कौन सी गतिविधियां आपको ऊर्जा और जुड़ाव महसूस कराती हैं। दूसरा, अपना वर्क व्यू और लाइफ व्यू लिखें, एक पैराग्राफ। परफेक्ट होने की चिंता किए बिना ये आपको अपना कंपास बनाने में मदद करेगा। ठीक है। तीसरा, अपनी 3 ओडिसी योजनाएं बनाएं। ये बस एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है, कोई जजमेंट नहीं, बस विचारों को कागज पर उतारें। और चौथा? एक प्रोटोटाइप बातचीत की योजना बनाएं। इस हफ्ते किसी ऐसे व्यक्ति को ईमेल भेजें जिसका काम आपको दिलचस्प लगता है और उनसे उनकी कहानी सुनने के लिए कॉफी पर पूछें। ये बहुत ही ठोस सलाह है। तो इस किताब का सार ये है कि जीवन को हल की जाने वाली समस्या के रूप में नहीं, बल्कि डिजाइन किए जाने वाले एक साहसिक कार्य के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल, ये एक सतत, रचनात्मक और आश्चर्य से भरी प्रक्रिया है। अगर हम मुख्य सीखों को संक्षेप में बताएं तो वे ये होंगी। हाँ, बताइए। पहला, आपके लिए एक से ज्यादा शानदार जीवन संभव है, इसलिए एक सही रास्ते के दबाव से खुद को मुक्त करें। दूसरा, उन भ्रामक धारणाओं को पहचानें जो आपको रोक रही हैं और उन्हें रीफ्रेम करें। तीसरा, सिर्फ सोचें नहीं, प्रोटोटाइपिंग के माध्यम से अपना रास्ता बनाएं। चौथा, अच्छी तरह से चुनाव करना और फिर उस पर टिके रहकर आगे बढ़ना खुशी की कुंजी है। और पांचवा, आप अकेले नहीं हैं। दूसरों से मदद मांगना इस प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। अंत में एक विचार जिसके साथ हम आपको छोड़ना चाहेंगे। दार्शनिक जेम्स कार्से ने परिमित मतलब फाइनाइट और अनंत मतलब इनफाइनाइट खेलों के बारे में बात की है। परिमित खेल जैसे शतरंज जीतने के लिए खेले जाते हैं, उनका एक अंत होता है और एक विजेता होता है। सही। अनंत खेल जैसे कि जीवन खेलते रहने के लिए खेले जाते हैं, उनका मकसद खेल को जारी रखना होता है। जब आप जीवन को एक अनंत खेल के रूप में देखते हैं तो असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल आगे बढ़ते रहने और खेलते रहने का एक और मौका होता है। और इसी विचार के साथ आज की यह गहरी पड़ताल समाप्त होती है। ऐसी ही और शक्तिशाली किताबों के सार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।